छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स 4th पेपर के स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। छात्रों, इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरी खाता प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली नहीं, डबल अकाउंट सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, इसको नहीं समझ लेना है। उससे अलग चीज है, वो अलग है। और अभी तक हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इस चैप्टर का नाम है डबल अकाउंट सिस्टम। यह सार्वजनिक कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, सरकार की सार्वजनिक कंपनी जो कहलाती है, जो पब्लिक कंपनी होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है। तो आज हम लोग इसके डबल अकाउंट सिस्टम के मीनिंग और इसकी डिफिनीशन को देखेंगे। यह क्या है, कैसी संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ऐसी संस्थाएं जो जनता के लिए अर्थात जनोपयोगी कार्य करती हैं, जो जनता के लिए बनी हुई, वह लाभ के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि लाभ के उद्देश्य से बनी हुई संस्थाएं तो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। हम लोग उसका शुरू से उसकी पढ़ाई करते आए, लेकिन आज हम लोग, इसलिए मैंने पहले शुरू में ही कहा आपसे कि आज ध्यान दिए कि आज हम लोगों की चर्चा का विषय जो है वह है ऐसी संस्था जो जनता के हित के लिए बनी। उनका, क्योंकि उनको भी अकाउंट रखना, आप मान लीजिए एक बात आ सकती है भाई उनको लाभ हानि कमाना तो नहीं है, हम तो वास्तविकता है कि वे लाभ हानि कमाने के उद्देश्य से नहीं बनती हैं, बल्कि उनका उद्देश्य ही होता है जनहित, जनता की सेवा। तो उनके संबंध में उनका जो अकाउंट बनाने का सिस्टम, जो व्यवसायिक कंपनियां हैं, उनके सिस्टम से अलग होता है। हालांकि इसमें भी डबल एंट्री जो सिस्टम हमारा है उसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें लाभ और हानि को ध्यान में नहीं रखना है, यह बिल्कुल ही उद्देश्य ही इसका बड़ा ही पवित्र है, तो उसके लिए जो है हम इस अकाउंट को बनाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी का कि वैसी संस्थाएं जो जनता के लिए की गई हैं, अर्थात जनोपयोगी कार्य करने के लिए, या इसे कहें कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें जो है हम उनका अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में, और कि उनका अकाउंटिंग कैसे तैयार किया जाता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभोपार्जन न होकर के जनता के हित के लिए या समाज के हित के लिए होता है। अब इतना तो हम लोग कर चुके। अब आपके मन में एक बात आती होगी, भाई आखिर वैसी कौन सी कंपनी है? तो सरकार द्वारा बनी हुई कंपनियां, मैंने पहले ही बात किया, तो जैसे रेलवे की सेवाएं, रेलवे कंपनी, बिजली प्रदान करने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारा होता है, रेलवे बोर्ड या रेलवे कंपनी जो भी आप कहें, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या गैस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के द्वारा जो होता है, आप देखें ना, जैसे हम लोग जो घरेलू गैस भी प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए कितनी कंपनियां हैं? मुख्य रूप से सरकारी 3 कंपनियां हैं। कौन कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इन सब कंपनियों का, तो आप जैसा कि आप देखते हैं कि सरकार गैस आपको यूज करने के लिए देती है, तो सब्सिडी भी उसमें देती है, जो उसका वास्तविक मूल्य है उससे आपसे कम मूल्य लिया जाता है, तो फिर वो कंपनी क्या लाभ की बात करेगी? तो कहने का तात्पर्य है कि सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनियां जो हैं, उनका जो हम अकाउंट तैयार करते हैं वो
वो तैयार होता है डबल अकाउंट सिस्टम के आधार पर। और यही तो हम यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी स्थापना विशेष अधिनियमों के द्वारा की जाती है। जी, इन संस्थाओं का लाभ किसी खास व्यक्ति को न होकर इसका लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। पहला तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लेकिन मानिए सपोज कीजिए कि अगर कुछ लाभ भी होता है तो वह किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं है या किसी कंपनी का लाभ नहीं है, वह सबका लाभ है। वह जो है वह सरकार के द्वारा, इसीलिए सरकार के द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके और विशेषाधिकार इनको बनाई जाती हैं और इनको विशेषाधिकार रहता है। सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं अपने अंतिम खाते एक विशेष प्रणाली से तैयार करती हैं। अब यही ध्यान देना है कि इनका जो है एक अलग प्रणाली होगा, तो एक विशेष प्रणाली से तैयार करती हैं। इस विशेष प्रणाली को ही दोहरा खाता प्रणाली अर्थात डबल अकाउंट सिस्टम कहा जाता है। इस प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई है। इसमें वार्षिक खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जो है अस्थायी प्रकृति की संपत्तियों पर किए गए व्यय तथा अस्थायी दायित्वों को एक अलग खाते में दिखाया जाता है, जिसे पूंजी खाते पर प्राप्ति एवं व्यय खाता कहा जाता है। पूंजी खाते पर प्राप्ति एवं व्यय खाता कहा जाता है। अस्थायी स्वभाव की संपत्तियों व दायित्वों के अतिरिक्त अन्य सभी संपत्तियां व दायित्व एक विवरण पत्र में दिखाए जाते हैं, जिसे जनरल बैलेंस शीट कहा जाता है। अब यही ध्यान रखना है कि हम वहां बनाते थे, वस्तुतः जनोपयोगी संस्थाओं के द्वारा संपत्तियों तथा दायित्वों को अलग अलग विवरणों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार बैलेंस शीट को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, अब यहां पर जो है इसको दो भाग में बांटा। पहला स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट माने पूंजीगत जो आय है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय, उनका एक स्टेटमेंट बनता है जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बाकी जो संपत्तियां और दायित्व हैं उनका एक अलग स्टेटमेंट बनेगा जिसे कि कहेंगे जनरल बैलेंस शीट। अब हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें तो विद्वान पीकल्स के अनुसार यह कुछ कंपनियां सामान्यतः सार्वजनिक उपयोगिता वाली, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि यह कुछ कंपनियों, लेकिन कौन सी कंपनी, तो सामान्यतः सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनियों द्वारा के प्रकाशित खातों को प्रस्तुत करने की विधि को दिया गया नाम है। माने वे जो अपनी विधि से प्रकाशित करती हैं उसे ही डबल अकाउंट सिस्टम कहा गया। यह बुककीपिंग की कोई विशेष प्रणाली नहीं है, अकाउंटिंग की यह कोई विशेष प्रणाली नहीं है। इसमें भी जो एंट्रीज होते हैं, लेखे होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि डबल एंट्री को नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा अलग हटके। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां कहा गया कि नहीं, इसको जो है जो बैलेंस शीट है उसको जो है दो भागों में बांट दिया है। एक में जो है जो कैपिटल
इनकम और एक्सपेंडिचर है उस नेचर के हैं उनका, और एक अन्य जो है, तो एक कैपिटल अकाउंट बन गया और एक जनरल बैलेंस शीट बन गया। बात वैसे ही है लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए इसे हम लोग अलग रूप में अध्ययन करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, अर्थात इसके क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। तो डबल अकाउंट सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें चिट्ठे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है, हम लोग पहले देख चुके हैं, तो उसी को अब इसकी विशेषता के रूप में बताया जा रहा है कि चिट्ठे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा जनरल बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है, तो इसमें प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण रहता है, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जनरल बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, अब जो उसका जो बैलेंस आएगा, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आएगा, अर्थात जिसे कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, उसका बैलेंस करेक्ट, उसके बैलेंस को जनरल बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। इसमें दूसरी इसकी विशेषता है कि रेवेन्यू अकाउंट तथा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें इस पद्धति में लाभ हानि खाते के स्थान पर रेवेन्यू अकाउंट बनता है, आगम खाता, तथा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के स्थान पर नेट रेवेन्यू अकाउंट बनता है। जनरल जो कंपनियां होती हैं उनका जब हम बनाते हैं पीएल अकाउंट, सीधे लिख देते हैं हम पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन यहां पर जो है हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्थान पर हम रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य है नहीं। पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इन कंपनियों की स्थापना नहीं होती है। अगर मान लीजिए लाभ होता है तो ठीक है, वो एक्सेस हो गया, अलग बात है। तो पीएल अकाउंट के स्थान पर रेवेन्यू अकाउंट बनेगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के स्थान पर नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। तीसरा, अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास की लेखांकन। तो तीसरा इसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है। तो अब उसको हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो तीसरा है कि इस पद्धति में अस्थायी संपत्तियों पर चार्ज किए जाने वाले डिप्रिसिएशन को संपत्तियों में घटाकर नहीं दिखाया जाता है, बल्कि जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में डिप्रिसिएशन फंड के रूप में दिखाया जाता है। अब यहां ध्यान दिया जाए, बात हम लोग सामान्यतः अभी तक जितने भी कॉमर्शियल कंपनियों का या इंडिविजुअल्स का या पार्टनर्स का किसी का हम लोग बैलेंस शीट बनाते आए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, उस बैलेंस शीट में क्या देखा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित संपत्ति को लिखा जाता है और उसमें से उसके डिप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है, लिख करके इनर कॉलम में उसको लेस करके, और तब हम आउटर कॉलम में दिखाते हैं। अब यहां कहा जा रहा है, यहां क्या होता है, तो यहां होता है कि उसको वहां नहीं दिखाना है, बल्कि इसको उसके लायबिलिटी साइड में जो है डिप्रिसिएशन फंड के रूप में दिखाया जाता है, और अस्थायी जो संपत्ति है वह पूंजी खाते में जो है उसके ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाई जाती है। तो बात एक ही है, अंतर इतना ही है कि यहां हम ओरिजिनल जो हमारा माने डिप्रिशिएटेड वैल्यू को दिखाते हैं हम,
जनरल बैलेंस शीट में और डबल अकाउंट सिस्टम के अनुसार बनाए गए बैलेंस शीट में हम डिप्रिशिएटेड वैल्यू को न दिखा के एसेट्स की तरफ जो है उसमें हम उसके ओरिजिनल वैल्यू को दिखाते हैं और अपोजिट में जो है डिप्रिसिएशन को दिखा देते हैं। चलिए, चौथा इसका है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते। इस पद्धति के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट को एक खाते के रूप में बनाया जाता है। हम लोग जो है एक खाते के रूप में बनाया जाता है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को दिखाया जाता है, साथ ही पिछले वर्ष तक की प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दिखाया जाता है। तो ये खाता था। वैसे कि हम कैपिटल को सीधे ले जाकर के बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं और इसमें जो है अलग से कैपिटल अकाउंट को जो है बना दिया जाता है खाता के रूप में, और इसमें माने कैपिटल रिसीट जो है और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, दोनों इनकम और कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर को अर्थात पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्ययों को जो है उसी खाते में दिखा दिया जाता है। पांचवा, जनरल बैलेंस शीट। इस चिट्ठे में शेष संपत्तियों एवं दायित्वों को दिखाया जाता है, अर्थात पूंजी के अलावे और पूंजीगत व्ययों के अलावे बाकी जो संपत्तियां हैं और दायित्व हैं उनको जनरल बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। छठा है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। इस पद्धति के अंतर्गत मरम्मत तथा नवीनीकरण पर किए गए व्यय को रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। जो मान लीजिए कंपनी के रिपेयर पर किया गया या उसके रिन्यूअल पर जो भी व्यय होगा वह रेवेन्यू अकाउंट में दिखाया जाएगा। और सातवां है कि एडिशंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर अस्थायी संपत्ति के विस्तार एवं पुनर्स्थापना व्ययों का रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इसको विभाजित किया जाता है कि इसमें इसका कितना भाग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कितना भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट में तथा कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो यह तो हो गया जो एडिशन और रिप्लेसमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट, डबल अकाउंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्यों की चर्चा हम करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली दोहरा खाता प्रणाली के जो है निम्नलिखित उद्देश्य माने गए हैं। पहला, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सूचना प्रदान करना होता है कि जनता से प्राप्त पूंजी के कितने भाग का प्रयोग अस्थायी संपत्तियों में विनियोजित किया गया है और कितने भाग का प्रयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि इसका उद्देश्य, पहला इसका उद्देश्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह सूचना प्रदान करना होता है। यह बिल्कुल सूचना दे दिया है, क्योंकि आपने देखा कि हम कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने जो है अलग लिखा, तो वही कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो होता है वह यह है कि यह बिल्कुल ही क्लियर कि चूंकि इसके लिए जो पूंजी जनता से आमंत्रित की जाती है, तो वैसी चूंकि जनता की पूंजी है, सार्वजनिक पूंजी है, तो इसका कैसे उपयोग किया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि कितने भाग का प्रयोग अस्थायी संपत्ति में विनियोजित किया गया है और कितने भाग का प्रयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है। इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, इस प्रणाली का दूसरा मुख्य उद्देश्य अस्थायी संपत्तियों की सुरक्षा बनाए रखना है। कैसे सुरक्षा रहेगी अस्थायी संपत्ति?
संपत्तियों की, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उनकी मरम्मत, नवीनीकरण तथा रख रखाव अर्थात मेंटेनेंस पर, उनके रख रखाव या मेंटेनेंस जो होगा वो कहां से होगा, तो करंट रेवेन्यू से होगा। करंट रेवेन्यू से किया जाए अर्थात आय व्यय खाते से, न कि अस्थायी पूंजीगत प्राप्ति। अब यही ध्यान रखना है कि जो भी उनके मरम्मत पर और नवीनीकरण पर जो या उनके मेंटेनेंस पर जो भी खर्च होता है वो करंट रेवेन्यू से जो आ रहा है अभी उस रेवेन्यू से आप करिए, बल्कि उसको ऐसा नहीं कि जो अस्थायी पूंजीगत प्राप्तियां हों ना, कैपिटल जो रेवेन्यू हो उससे नहीं। तीसरा इसका उद्देश्य है कि पर्याप्त अस्थायी संपत्तियों को बनाए रखना, ताकि जनता की निरंतर सेवा की जा सके। अर्थात अस्थायी संपत्तियां भी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारी पूंजी को इन्वेस्ट ही कर दीजिए। सारी पूंजी जब इन्वेस्ट कर देंगे तो आप जनता की सेवा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता की निरंतर सेवा हो, इसके लिए अस्थायी संपत्तियों को बनाए रखना है कि उसको मेंटेन करके रखना होगा। चौथा है कि प्रारंभ से लेकर अद्यतन पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्ययों का ऐतिहासिक लेखा प्रस्तुत करना। शुरुआत से लेकर के और अभी तक मैंने जो अब तक अद्यतन मैंने अभी तक प्रारंभ से लेकर अद्यतन हमेशा पूंजीगत प्राप्ति तथा पूंजीगत व्यय जो कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनका लेखा प्रस्तुत करना। जैसा कि आप देखते होंगे प्रत्येक साल बजट तैयार होता है और उस बजट में अलग रेलवे का अब तो एक ही में कर दिया गया, पहले रेल बजट अलग होता था। तो इसलिए कि वो जो है वो सबसे जरूरी सार्वजनिक कंपनी मानी जाती थी रेलवे, लेकिन अब जो है सबको कहने का अर्थ है कि इनका शुरू से लेके और अब तक का जो है सब कुछ हिसाब किताब जो है कितनी प्राप्तियां हैं और कितना इसमें खर्च किया गया, उसका ऐतिहासिक लेखा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। पांचवा, जनोपयोगी कंपनियों की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा होती है। इनकी स्थापना जो है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा होती है। अतः डबल अकाउंट सिस्टम का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर तथा जनरल जो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका सही चित्रण प्रस्तुत करना होता है। अब उद्देश्य की बात हम लोग कर रहे हैं, तो चूंकि इनकी स्थापना संसद के द्वारा या सरकार द्वारा कहें कि उसके विशेष अधिनियम से की जाती है, इसलिए इनको विशेषाधिकार रहता है। तो ऐसी स्थिति में इस डबल अकाउंट सिस्टम का उद्देश्य इसीलिए यही है कि जो है वो उसकी सारी जो है कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर या उसके जो संपत्ति हैं, उसके जो दायित्व हैं, उनका सही चित्रण प्रस्तुत हो सके जनता के सामने। क्योंकि बाकी जो कंपनियां जो लाभ के लिए जो निजी कंपनियां हैं तो उनको ठीक है अपना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट के सिद्धांत के अनुसार उनको अपना खाता बही सही ढंग से रखना है, ऐसा नहीं कि उनको सही नहीं रखना है, लेकिन चूंकि उनका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्ति होता है इसलिए वे जो है किसी दूसरे को बहुत दिखाने के उद्देश्य से नहीं, बहुत सी चीजें हैं वहां जो छिपा ली जाती हैं, जो कुछ न कुछ अपने ढंग से व्यवसाय के फेवर में किया जाता है। लेकिन ये जो सार्वजनिक कंपनियां हैं इनके खाते को बिल्कुल हूबहू उसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो इसलिए इसमें जो है अलग एक सिस्टम बनाया गया, डबल अकाउंट सिस्टम, ताकि इसकी पूंजीगत और आयगत माने कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, इस सारे जो है क्लियर पता चले
पब्लिक को। ये इसका प्रकाशन होता है और उस प्रकाशन में देख के लोगों को अंदाज लग जाता है कि हाँ ठीक है, यह कंपनी जो है सार्वजनिक हित में कार्य कर रही है, तो उस कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता है, उस सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए इस डबल अकाउंट सिस्टम की स्थापना की गई है। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर को सुन करके इस डबल अकाउंट सिस्टम को समझे होंगे। इसके बावजूद यदि कुछ बातें ना समझ में आई हों, कहीं कोई परेशानी लगे, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। विशेष अगले क्लास में। धन्यवाद।